नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। केंद्र सरकार ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जब आप इस लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तो स्थिति डामाडोल लगती है। पूरे सूबे का हाल तो छोड़िए, राजधानी भोपाल में भी टीबी के मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। दवा का टोटा हो चला है। किल्लत इतनी है कि मरीजों को बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालात कितनी भयावह होगी आप समझ सकते हैं। हालात यह है कि डोज पूरा करने के लिए बड़ी उम्र के मरीजों को बच्चों की दवाइयां दी जा रही है और ये दवाइयां भी अधिक डोज की दी जा रही है। परेशानी की बात यह भी है कि टीबी मरीजों में अधिकतर संख्या गैस भोपाल पीड़ितों की है, यानी कि जो भोपाल के गैस पीड़ित की जो त्रासदी के लोग हैं उनकी है, यानी कि उनके पास में अब दोहरी मार है। दरअसल टीबी के मरीजों को 4 दवाओं की निश्चित खुराक होनी चाहिए, जैसे कि 4-FDC और 3-FDC दिया जाता है। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और एथम्बुटोल और पायराजिनामाइड निश्चित खुराक कॉम्बिनेशन के रूप में ये 3 दवाइयां दी जाती है, लेकिन भोपाल में ये दवाइयां उपलब्ध ही नहीं है। तो टीबी के मरीजों को पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के FDC 4 दिया जा रहा है। टीबी मरीजों की परेशानी यह है कि यदि वे समय पर दवाई नहीं लेते हैं तो फिर 6 महीने पहले जो शिकायतें थी वो दोबारा शुरू हो सकती है। ये समस्या गंभीर है, लोगों को सोचना होगा। भोपाल के टीबी हॉस्पिटल में आने वाले कई मरीज बताते हैं कि उन्हें 10 से 15 दिनों से दवाइयां ही नहीं मिली है। आगे बढ़ने से पहले जरा आंकड़ों के आईनों को देखें तो हालात समझ में आएंगे। हालांकि मरीजों की इस परेशानी से डॉक्टर इत्तेफाक नहीं रखते। डॉक्टर अनिल जैन कहते हैं कि सभी दवाइयां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आदेश आ चुका है, मरीजों को हम दवाइयां स्थानीय स्तर पर खरीद कर उपलब्ध कराएंगे। बच्चों की दवाइयां देने के संबंध में भी हमने निर्देशों का ही पालन किया है। उन्होंने कहा कि हमको निर्देश मिले, इसके बावजूद हमने बच्चों की दवाइयां दी। उससे हटकर भी अगर हम कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र सक्सेना और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर का कहना है कि जिस तरह से कोरोना की समस्या गैस पीड़ितों को अत्यधिक थी, ठीक उसी तरह से टीबी की समस्या भी उनमें काफ़ी अधिक है, क्योंकि गैस की वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर हुआ है। पिछले कुछ महीनों से ऐसा माहौल है कि पूरे देश के अंदर टीबी की दवाइयां कम हुई है। भोपाल में भी डॉट सेंटर में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो लिस्ट बनाए और ऐसी व्यवस्था बनाए कि मरीजों, खासकर गैस पीड़ितों की दवा एक भी दिन न छूटे। दरअसल ये एक प्रकार का टिंकिंग बॉम्ब है, क्योंकि एक टीबी का मरीज एक ही दिन में करीब 3 से 4 मरीजों को प्रभावित कर सकता है। सवाल यह भी है कि देश में चुनाव होने हैं, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष को इसकी चिंता है। फिर 2025 तक कैसे टीबी मुक्त होगा भारत, ये सवाल हम सभी के सामने है। 9 अप्रैल को भी हमने इस मुद्दे पर रिपोर्ट की थी, लेकिन उस वक्त जिम्मेदारों ने कहा था कि महज 4 से 5 दिनों में दवाइयां उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आज तक यानी कि आज 17 तारीख हो चुकी है, 17 अप्रैल तक मरीजों को दवाइयां मयस्सर नहीं हो पाई है। इससे आप स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा देता हूं, फिर इस पूरी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना सर हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सक्सेना सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। खिलावन चंद्राकर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। प्रभाल सर, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने शैलेंद्र सक्सेना सर, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। प्रवाल सर अभी हमारे साथ में आए नहीं हैं, जुड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बता दूं कि शैलेंद्र सक्सेना सर, हमने 9 अप्रैल को इस मुद्दे पर एक बार पहले स्टोरी कर चुके हैं, लेकिन आज तक मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? ये बड़ी शर्म की बात है कि आपको इस मुद्दे पर डिबेट करनी पड़ रही है। ये जिम्मेदारी माननीय सरकार की है। ये जिम्मेदारी भोपाल के चिकित्सालयों के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आपको याद होगा कि गैस कांड का सबसे ज्यादा दर्द भोपाल के बाशिंदों ने झेला है। और ये 1984 से आज तक मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी मुझे विवेक है, ज्ञान है या जानकारी है, ये हमारे इन साथियों को दोहरी मार झेलना पड़ रही है। और दोहरी मार झेलते झेलते आज उनकी हालत ये हो गई है कि उनको पर्याप्त दवाएं भी उपलब्ध भोपाल में नहीं हो पा रही है। बड़ी उम्र के मरीजों को बच्चों की दवा का डोज जब अधिक मात्रा में दिया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है।
तो दवाओं की आपूर्ति जब भोपाल में नहीं हो रही है और गैस पीड़ित से जितने भी हमारे भोपाल वासी या हाँ। आसपास के निवासी हम्म। प्रभावित हुए थे, आज उनका स्वास्थ्य जिंदा लाश के समान हो गया है। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, क्योंकि उनको तो दोहरी मार की झेलनी पड़ रही है। एक तरफ वो टीबी से पीड़ित है तो दूसरी तरफ गैस त्रासदी से भी पीड़ित है। अगर उनको ही समय से दवाइयाँ नहीं मिल पाएगी तो वो रिकवर कैसे होंगे। प्रभात सक्सेना सर हमारे साथ में जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। सर आपका स्वागत करता हूँ। आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि आपको याद होगा ठीक ठाक तरीके से कि हमने 9 अप्रैल को भी इस मुद्दे पर स्टोरी की थी, और स्टोरी चलने के बाद में जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया था तो जवाब आया था कि 3 से 4 दिनों में हम दवाइयों का टोटा जो है पूरा कर लेंगे। लेकिन आज 17 अप्रैल हो चुका है, दवाइयाँ फिर भी नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? मनीष, मैं तो यही कहूंगा कि भैंस के आगे बीन बजाना है, जो कहावत है वो गलत नहीं है। जबकि मालूम है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, मानवीय मुद्दा है, और इसको बिल्कुल सही कहा कि ये काम चैनल का, हमारे चैनल नहीं था, ये काम सरकार का था। वो स्वयं संज्ञान लेते और कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई करते, निर्देशित करते, जैसे अन्य चीजों में किया जाता है। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन ये मामला बड़ा, मैंने कहा ना, संवेदनशील है, मानवीयता से भरा हुआ है, और इसमें चिकित्सकों की, सरकार की इंसानियत भी झलकती है कि वो कितने गैर लापरवाह हैं, कि उन्हें चिंता ही नहीं है कि पानी खत्म हो गया है, उसके बाद जैसी कहावत है कुआं खोदने वाली बात है। वैसे ही गैस पीड़ित 1984 से लेके आज 40 साल हो गए। उसके बाद उससे बड़ा दर्द जो कोविड का भी झेला है ताजा ताजा। बावजूद इसके कि जो है नींद नहीं खुल रही है, कुंभकर्ण की नींद कब खुलेगी ये तो ईश्वर ही जाने। पर फिलहाल इतनी दवा भी मुयस्सर नहीं है कि मरीजों को मिल पाए, और मरीज जो है न केवल दर दर भटक रहे हैं, बल्कि आपने सही कहा, एक मरीज हर दिन 4 और 5 मरीज को जन्म देता है। अर्थात जब वो छींकता है, खांसता है, तो उसके साथ जो रोगाणु कीटाणु निकलते हैं, वो उसकी मात्रा का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। करोड़ों में कीटाणु एक साथ जो है वो निकलते हैं, बिल्कुल, और दूसरा पक्ष को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम सब ने जिम्मेदारी के साथ, हमारे चैनल ने इस मामले को गंभीरता के साथ उठाया, और ये जाना कि शायद कुंभकर्ण की नींद खुले, सरकार जागे। अन्य कामों के लिए तो सरकार के पास कोई कमी नहीं है, ना फंड की कमी है, ना अमले की कमी है। फिर ये टीबी मरीजों को ही क्यों मौत के मुंह में धकेलने की आमदा है, सरकारी समझ से परे है। फिलहाल मैंने पहले भी कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सक्रिय नागरिकों को, और जो एनजीओस के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन सबको स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। टीवी में, अखबारों में खबरें छपवाने की बजाय उनको ईमानदारी के साथ उन मरीजों के साथ खड़े होना पड़ेगा, बिल्कुल, जो इस दर्द झेल रहे हैं। क्योंकि गैस पीड़ितों की तो वैसे ही हालत खराब है। 1984 में जब गैस कांड हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी MIC, यहाँ से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, उसने कितनी जिंदगियां ले ली और कितने लोगों को स्थायी रूप से अपंग कर दिया। उसके बाद से लगातार उनका दर्द तो अपनी जगह है, लेकिन जब टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हुई, इसकी तरफ ध्यान नहीं देकर एक और जो है सरकारों ने जो है वो एक पाप का काम किया है। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, अभी भी अगर जाग जाती है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा आज दिन है, आज रामनवमी का दिन है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की हमने सेवा कर ली तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, और सरकार को न केवल सक्रियता के साथ, बल्कि आज से ही इस ओर कदम उठाना चाहिए। चाहे कलेक्टर हो, चाहे CMHO हो, इन तमाम लोगों को इस तरह गंभीरता ध्यान देना पड़ेगा। ये लीपापोती से काम नहीं चलेगा। और बिल्कुल ठीक है सर, आपने जैसा कहा कि बिल्कुल ये सरकार की भी स्थायी आदत बन गई है कि इस प्रकार के मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। खिलावन चंद्रकर सर, मैं आपके पास में आना चाहूँगा कि 2025 तक केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि टीबी को रोक कैसे भी करके भारत से जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन हम राजधानी भोपाल की बात करें, जो डॉट सेंटर है वहीं पर ये हालात है, तो अन्य जिलों में कैसे हालात होंगे? देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से सरकार का जो लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त कर देंगे देश को, मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं
और जिस तरह से दवाइयों की कमियां हैं, जिस तरह से संक्रामक रोग को नियंत्रण के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, इससे लगता है कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएगी। हम्म। देखिए, देश में प्रत्येक 1,000 लोगों में से 13 लोगों पर लगभग लगभग वर्तमान में टीबी के मरीज हैं, टीबी का प्रभाव है किसी न किसी रूप में। हम्म। और जो बहुत ज्यादा पीड़ित मरीज हैं टीबी के, उनके उनके संक्रमण शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 मरीजों को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें भी टीबी के रोग देने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए चाहिए कि सरकार को भी चाहिए और अधिकारियों को भी चाहिए, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो मुझे लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त बजट होती है दवाइयां देने के लिए, और सरकार जो है दवाइयां खरीद के अस्पतालों को देती है, सप्लाई करती है। तो मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त एक और व्यवस्था है कि हर चिकित्सालय में एक फंड होती है जिसमें जो बहुत ज्यादा जरूरी दवाइयां हैं उसको खरीदने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि यदि इस अधिकार का उपयोग करके अधिकारी जो है टीबी के जो दवाइयां हैं, चाहे वो 4DCC FDC हो या 3FDC हो या अन्य जो 3 तरह की दवाइयां हैं वो हो, यदि उपलब्ध करा दे स्थानीय बाजार से खरीद के मरीजों को, तो बहुत समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल। यदि यदि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो मुझे लगता है कि इस बार अभी मैं 3-4 दिन पहले ही इस बारे में एक अधिकारी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार आचार संहिता है। मैंने कहा देखिए, जरूरी सेवाओं के लिए आचार संहिता कोई प्रभावी नहीं होती, और खासतौर पर दवाइयों के लिए, जीवन रक्षक दवाइयों के लिए सरकार का चुनाव आयोग का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। और यदि इस तरह की बातें होती है तो आप अनुमति लेते हैं, चुनाव आयोग जो है आपको संवेदनशील मामला को देखते हुए वो घंटे 2 घंटे में अनुमति भी दे सकती है। तो प्रयास करने की जरूरत है। दवाइयों की कमी को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, रास्ते मौजूद है, लेकिन उस पर चलने के लिए या संसाधन का उपयोग करने के लिए अधिकारी किसी न किसी तरह से चूक रहे हैं, किसी न किसी से उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। और अकेले सरकार पर, मुझे लगता है कि सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन अकेले सरकार पर पूरी तरह से आरोप मढ़ देने से मरीजों को जो है दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाएगी ऐसा लगता है। लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए समय पर, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, संक्रामक बीमारी को इलाज के लिए जरूरी कदम उठाने हैं, तो सरकार को भी सजगता से काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सरकार यदि समय पे जितनी आवश्यकता होती है दवाइयों की उतनी उपलब्ध करा दे, तो किसी मरीज को, टीबी के किसी मरीज को अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी प्रभाल जी ने निश्चित रूप से भोपाल गैस पीड़ितों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया, और उसमें हम देख रहे हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि 84 के बाद से ही जो गैस पीड़ित हैं उनमें टीबी के बहुत ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं और बहुत ज्यादा टीबी के मरीज पाए जाते हैं प्रभावितों में। बिल्कुल। तो और भोपाल में जो सर्वाधिक टीबी के मरीज है वो गैस पीड़ित ही है, और उन्हीं को दवाइयां नहीं मिल रही है। उनके नाम पर कितनी राजनीति हुई, कितने नेता गए, कितने नेता आए, सरकारें गई, सरकारें चली गई, लेकिन जो उनकी समस्या है, जैसा कि प्रभात सर ने कहा कि उनकी स्थायी समस्या बन चुकी है, उस स्थायी समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए दवाइयां नहीं मिल पा रही है। जी, निश्चित रूप से दवाइयां नहीं मिल पा रही। और एक बात और है मनीष जी इस पूरे मामले में, कि यदि आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी मरीज का इलाज शुरू किया, और 4-5 दिन, 6 दिन उनको दवाइयां नियमित नहीं मिल पाई, तो वो अपनी 6-7 महीने पूर्व की स्थिति में लौट जाते हैं। उसकी रिकवरी चेन टूट जाती है। वाकई सही कहा आपने। चेन टूटने से इलाज, जो पुराना इलाज हुआ था वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाते हैं। गंभीरता से इस पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो अनुक्रम है, लगातार इलाज करने का, लगातार दवाइयां लेने का क्रम हो, वो बनी रहे, और किसी भी सूरत में अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना हो। जी बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन 4 दवाइयों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, मैं उनका डोज बता देता हूँ। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, एथम्बुटोल
पायराजिनामाइड और निश्चित तौर पर इन दवाइयों का एक निश्चित कॉम्बिनेशन खुराक रहता है जिसको दिया जाता है। इनकी जगहों पर बच्चों की दवाइयाँ दी जा रही है। अगर इसी तरीके से ये माहौल चलता रहा तो अगर बच्चों की दवाइयाँ भी खत्म हो गई तो ये एक हम बड़ी त्रासदी की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं कि अभी तो बड़ों को ही दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लेकिन बच्चों की दवाइयों को अभी अगर टूटा हो गया तो ये त्रासदी कितनी बढ़ेगी। क्योंकि मैं त्रासदी का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी दवाइयों का टोटा बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, लेकिन अगर बच्चों की दवाइयाँ भी अगर उपलब्ध नहीं रही, उनका स्टॉक खत्म हो गया तो बच्चों के लिए कितनी बड़ी त्रासदी शुरू हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा है। जब बड़ों को जो दवाई दी जाती है, जैसा कि आपने बताया, आइसोनियाजिड है, रिफेम्पसिन, एथम्बुटोल और पायराजिनामाइड, इनकी एक निश्चित खुराक दी जाती है कॉम्बिनेशन के रूप में, कॉम्बिनेशन के तौर पर। राजधानी को ये दवाएं उपलब्ध नहीं है और टीबी का जो पेशेंट है उसको पीडियाट्रिक मेडिसिन दी जा रही है, बच्चों की एफडीसी का। अब स्थिति ये है कि ये जब खत्म हो जाएंगी दवाएं तो फिर बच्चों को कैसे इतनी विसंगति का सामना करना पड़ेगा, बच्चों को कौन सी दवाई दी जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं होगा और इसका जो मतलब कहना नहीं चाहिए। आपने अभी आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे कि चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया जाता। अरे यहाँ जान पर बन पड़ी है और आप चुनाव आयोग की या चुनाव आचार संहिता की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव आचार संहिता की ही बात की जाए तो कई ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना होता है, वहाँ कहीं चुनाव आयोग और चुनाव आचार संहिता आगे नहीं अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल है सर कि जो कल ही राजनीतिक तौर पर वो कब से कर लिए कल ही चिकित्सा विभाग जो है स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने एक आदेश जारी किया है कि जैसे कि जो मेडिकल कॉलेज है उनमें जो अधिष्ठाता का पद है कम से कम नहीं तो 18 लोगों की नियुक्तियां की गई है। क्या ये चुनाव आचार संहिता नहीं है? जब इनकी नियुक्ति हो सकती है तो फिर दवाइयां क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल बिल्कुल आ सकती हैं। वही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता था आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि कम से कम स्वास्थ्य विभाग को तथा अति आवश्यक जो सुविधाओं की बात है उनको चुनाव आचार संहिता से मुक्त करके रखा जाना चाहिए। नहीं रहती है, रखा जाना चाहिए नहीं सर, रहती है। इमरजेंसी सेवाएं हमेशा ही किसी भी चुनाव को देख लिया जाए या गाइडलाइंस को देख लिया जाए वो इससे मुक्त रहती है। अगर एम्बुलेंस हुई या जो जरूरी सेवाएं रही वो इससे प्रभावित होगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? आचार संहिता ये नहीं कहती है, चुनाव आयोग भी ये नहीं कहता है कि आपको इमरजेंसी सेवा जारी नहीं रखी जा सकती। दवाओं के मामले में तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होता। पूर्व में जिम्मेदार अधिकारियों के जो उत्तर थे वो बेरटे रटाए थे। उनको पता है पत्रकारों को, चैनल वालों को कैसे टाला जाता है, कैसे टरकाया जाता है। रटे हुए तोता की तरह जवाब देते हैं वो तो। बिल्कुल ठीक है। प्रभात सक्सेना सर, स्थिति है बिल्कुल। बल्कि मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि जिन मरीजों की हालत गंभीर है तो खुद डॉक्टर ये सोचते हैं कि अच्छा ये निपट जाए, ना रहेगा 5-9 बजे की बांसुरी, टेंशन ही खत्म हो जाएगा जब मरीज ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, वरिष्ठ डॉक्टरों को भी जिम्मेदारी पूर्वक, जागरूकता पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कोविड के बाद तो हालात और बिगड़े हैं, सांस के रोगी बढ़े हैं, अस्थमा के अटैक से हजारों की जान जा रही है। हम लोग रोज देख रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के विचार आते हैं, पढ़ते हैं हम, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम सबकी कम होती जा रही है। फिर भोपाल का मामला तो बिल्कुल अलग है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भोपाल के निवासियों ने गैस कांड की त्रासदी को झेला। हम आपको बताएं कि इन सुविधाओं के लिए भोपाल के नागरिकों ने भी, संगठनों ने भी और सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां तय करते हुए प्रयास किए और कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन आज अगर ये स्थिति बन रही है कि फिर से ये परेशानी है कि दवाएं ही उपलब्ध नहीं है, वो भी भोपाल में, राजधानी में, तो फिर डॉट सेंटर पर ही ये हालात है तो प्रदेश के अन्य जिलों में या तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर क्या हालात होगी? बिल्कुल ठीक है। प्रभात सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टीबी की मरीजों की परेशानी ये भी है कि यदि वो समय पर दवाई नहीं लेते हैं तो फिर 6 माह पहले उन्होंने जो शिकायत की थी, जो डोज शुरू किया था, उसे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि अगर उनकी जो हेल्थ की जो चैन है या जो रिकवरी चैन है वो एक बार टूट जाती है तो पिछले 6 महीने का जो रिकवरी है वहीं से फिर से शुरू करेंगे। यहाँ से अगर वो शुरुआत करते हैं तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। क्या कुछ कहेंगे आप?
निश्चित रूप से ये तो बहुत गंभीर मामला है। और मैं कल एक चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक के पास बैठा था, तो वो उनके पास कुछ कंपनी के लोग आए, दवाई जो एमआर होते हैं, तो उन्होंने हास परिहास में कहा कि कभी तो ये दुआ करा करो कि आज कोई अस्पताल में मरीज ना आए, कभी तो हमको चैन से बैठने दिया करो, क्यों ये दुआ करते हो कि मरीज बढ़े जिससे आपकी दवाई ज्यादा बिके। एक हास परिहास की बात थी, पर कितनी गहरी बात थी, बहुत गहरी कि बात। कंपनियां जो जिस तरह से कंपनियों का जाल अस्पतालों में बिछा हुआ है, जिस तरह से वो मरीजों का दुख दर्द के साथ खिलवाड़, न केवल खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि खेल रहे हैं। नर्सिंग होम आज देखो, एक जिसका था उसके आज 4-5 नर्सिंग होम बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से दवाइयों का धंधा रात दिन फल फूल रहा है, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों की तो है ही, कि अगर वहां पर मैसर इलाज मिल जाए, उनको दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं, तो फिर आखिरकार वो क्यों निजी अस्पतालों में या यहाँ वहाँ अपने घर का बर्तन भाड़े गिरवी रख के जो है वो इलाज करवाएंगे। बिल्कुल। और आखिर में क्या हो रहा है? तो ये एक बड़ी समस्या है जो हमारे सामने है। निजीकरण का जो बाजार बिछा हुआ है चारों तरफ, ये बाजार है और क्या है? जो इंजेक्शन जो है वो 100 रुपये में या 30 रुपये मिल जाता है, वही आके नर्सिंग होम में 1 लाख 2 लाख का लगता है। ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो सरकारें हैं या जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, ये सीधे जिम्मेदार हैं। ये इनको एंटरटेनमेंट में ही लगे रहते हैं कंपनियों के, कि कैसे उनकी दवाइयों को प्रमोट करें, और इधर जो है वो सरकारी अस्पतालों में दवाइयों को टोटा जैसा दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी खाई जब तक मनीष नहीं पटेगी, और इसमें मैंने कहा ना, पूरे एक चैन के साथ सबको आना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, सरपंच हो, विधायक हो, आपका मीडिया हो, आपके सामाजिक कार्यकर्ता हो, एनजीओज हो। इन तमाम लोगों को जब तक कि एक साथ होकर एक जन जागरण की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगर जनप्रतिनिधि आता है, आपके पास वोट मांगने प्रतिनिधि आता है, तो आप उससे पूछिए बिल्कुल कि दवाई क्यों नहीं है, टीवी की दवाई क्यों नहीं है। ये तो नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। इस सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो आपके दर दर वोट मांगने आ रहा है, उनसे पूछिए ना कि आपने पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दवाइयों पर कितना खर्च किया, कहाँ किया, कितने मरीज ठीक किए। जब तक डायलॉग नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होंगे, तब तक तो उनको मालूम है आप सोए खोए हो, 5 साल में एक बार आपको वोट डालना है, तो फिर बात खत्म। तो ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को भी, जैसे दूसरी चीजों में वो जागरूक होते हैं, जैसे अन्य विषयों को लेकर उनकी चर्चा होती है, ऐसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और जल स्तर गिर रहा है, इस पर क्यों नहीं होती? ये सक्रियता का विषय है मनीष। और इसके लिए हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे लगातार हर चैनल को हर मोर्चे पर सक्रियता दिखाना पड़ेगी, तब जाके आम व्यक्ति, जो बोलते हैं ना, अंतिम व्यक्ति, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसका आंसू हम कैसे पूछेंगे? बिल्कुल। जो नारे होते हैं, ये नारे नहीं होने चाहिए, इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आना चाहिए आगे। बिल्कुल। और जिस तरह से सक्रियता मीडिया दिखाती है, पत्रकार दिखाते हैं, अभी उन्होंने कहा कि एक रटा रटाया सवाल है, वो कहते हैं, हम कहते हैं मुझे लेके चलिए आप, हम चल रहे हैं चुनाव आयुक्त के पास। कहाँ चलना है? हम चल रहे हैं, हम पूछेंगे उनसे, हमें लेके चलिए, हमारा इस्तेमाल कीजिए ना। तो क्यों नहीं तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सिवाय हम अखबारों में, चैनलों में आके करके हम प्रत्याशी से क्यों नहीं पूछते हैं जो हमें वोट मांगने आता है? मैंने कहा ना, इन तमाम चीजों को जब तक आप आओगे, वो तो लापरवाही करेंगे, वो तो आए ही हैं। ये जो स्वास्थ्य विभाग है, ये मलाईदार अमला कहलाता है, ये तो भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला है। जैसे कल भी मैंने आपसे कहा, ये तो भ्रष्टाचार करने ही आते हैं ना भाई। तो भ्रष्टाचार पकड़ने का काम किसका है? पकड़ने का तो आपका, हमारा है ना। और हमको इसके लिए ईमानदारी से लगना पड़ेगा, और सबको लगना पड़ेगा, तभी जाके इस यज्ञ में हम अपनी आहुति दे पाएंगे, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा, तभी देश और समाज और लोगों को जागरूकता आएगी। जैसा कि गैस पीड़ित संगठनों ने 84 में किया था, फिर एक बार चैन बनाए और 6 रोग जैसे गंभीर बीमारी के लिए न केवल लड़े, बल्कि इसको साकार भी करें। चूंकि केंद्र सरकार ने साल 2025 तक टीबी को मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, वो अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कहें या विभाग कहे, वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए पूरी परिचर्चा को यहाँ पर आराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इस परिचर्चा में जुड़े। बता दें कि राजधानी भोपाल यानी कि जो डॉट सेंटर है, वहीं पर ये हालात इतने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों, तहसीलों या गांव स्तर पर क्या हालात होंगे। आप इस स्थिति को भयावह इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में ही दवाइयां नहीं है, तो अन्य जिलों में तो कैसे पहुंच रही होगी। सप्लाई चेन जो है
टूट चुकी है। मरीजों ने ये भी कहा कि हमको 10 से 15 दिनों तक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में जो टीबी का रोग है वो कैसे भगेगा, 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कैसे दूर होगा, ये सवाल हम सभी के सामने मुँह बाएं खड़ा है, जिससे ना तो हम बच सकते हैं, ना आप बच सकते हैं, ना सरकारें बच सकती है और ना ही जनप्रतिनिधि। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।